हेलो गाइस, हियर विनय शर्मा, यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। आज हम लोग अपना प्लांट फिजियोलॉजी का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट। ठीक है, हम लोग इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। इससे पहले ना आपको फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर का थोड़ा सा आइडिया होना ज़रूरी है यार। पता क्यों? तभी आप इसको रिलेट कर पाओगे, है ना। जनरली बच्चों को पता है बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है रेस्पिरेशन। बिकॉज क्यों लगता है? क्योंकि वो दोनों को अलग अलग सेपरेट चैप्टर की तरह मान के चलते हैं। आप दोनों को एक ही चैप्टर मान के चलो, कंबाइन मान के चलो। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन में होता क्या है, पहले रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब जानो। व्हाट इज रेस्पिरेशन? देखो, हमारी बॉडी में जैसे क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन चुका है हमारी बॉडी में। ठीक है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, है ना। अब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन चुका है, बट हमें इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से कोई भी काम नहीं है। पता है, कोई भी काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने मान लो बहुत सारा पैसा कमा लिया, आपका सबका काम है पैसा कमाना। भैया हमें तो पैसा चाहिए दबा के, है ना। अब एक बात होता है, अगर पैसा आपको चाहिए बट सारी दुकानें बंद हो जाएं, कोई दुकान हो ही ना, कोई शॉप ही ना हो पूरी, तो क्या वो पैसा आपके लिए मात्र एक कागज़ के समान है? इसी तरीके से ग्लूकोज भी है। हम लोगों को लगता है कि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट नहीं। हमारे लिए ग्लूकोज इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटीपी, एनर्जी। अब वो ग्लूकोज से एनर्जी बनती है, इसलिए हम आपको बोल देते हैं कि ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बोलते नहीं कि पैसे से हम, पैसा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैसे से हम सब कुछ खरीद सकते हैं, बट यार कोई बेचने वाला भी तो होना चाहिए ना, तभी तो आप खरीद पाओगे। सेम चीज़ इसके साथ है ग्लूकोज। ठीक है, समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से। भैया एटीपी बनता कैसे है? ये ग्लूकोज से एटीपी बनने तक का प्रोसेस पूरा का पूरा कहलाता है रेस्पिरेशन। अब देखो कैसे बनता है भैया। जैसे कि ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करता है, आपके ऑक्सीजन का यूज करता है, ऑक्सीजन का यूज करता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन का यूज करने के बाद प्रोडक्ट में क्या बनता है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस ATP एनर्जी बनती है, ATP एनर्जी बनती है। अब जो 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये बनाता है 38 ATP, 38 ATP के मॉलिक्यूल बनाता है। ये वो बातें हैं जो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो। ठीक है, एकदम बेसिक वाली बातें हैं ये। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 38 ATP की एनर्जी फॉर्म करता है। अब ये कैसे करता है भैया, इसके बारे में हमें बात करनी है। ऑलरेडी अब मन में सवाल तो आ रहा होगा ना कि ऑक्सीजन तो भैया जो प्लांट है वो रेस्पिरेशन से ले लेता है, सांस ली, बट ग्लूकोज उसके पास कहाँ से आया? ग्लूकोज आया कहाँ से प्लांट के पास? भैया वो आया फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस, आप जाके इसके लेक्चर लगाइए, पुराने वाले लेक्चर लीजिए इसके, उसमें साफ साफ बताया गया है फोटोसिंथेसिस में जो C3 साइकिल होती है, कुछ याद आया थोड़ा थोड़ा, C3 साइकिल। अब C3 साइकिल के अंदर फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस से भैया हमारा ग्लूकोज तो आ गया। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे इससे रिलेटेड अब क्या होगा, देखो इसके बेसिस पता है रेस्पिरेशन 2 पार्ट में बांटा गया है आपका। अब ये 2 पार्ट भैया कैसे? एक हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन, एक हो गया एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक एरोबिक रेस्पिरेशन और एक एनएरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब देखो ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक क्या होता है? यार ये तो पढ़ा होगा 10th में कि एरोबिक क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक क्या होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। होता है कि नहीं होता? अब यार यहाँ पे तो सोचने वाली बात ये है कि भैया ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन हो जाएगा। हम लोग को तो यही पढ़ाया जाता है कि रेस्पिरेशन का मतलब ये क्या होता है, ऑक्सीजन लेना, सांस लेना, कि ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन हो सकता है क्या?
आप लोग 11th की बायो में पढ़ के आए होगे कि प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम में पढ़ के नहीं आए हो कि कितने किंगडम्स ऐसे हैं या कितने एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिनमें आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो अनाएरोबिक रेस्पिरेशन शो करता है ना। तो उन्हीं की बात करी जा रही है यहाँ पे। अब हमें ये पढ़ना है डिटेल में एरोबिक क्या है एनाएरोबिक क्या है। बेसिकली हमें इस चैप्टर में एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ डील करनी है, लेकिन हम अभी इस वाले पार्ट में सिर्फ और सिर्फ हम इसका बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना पार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इन दोनों के स्टेप्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो भैया सबसे पहले क्या करना होता है। सबसे पहले यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा होता है आपका क्रैब साइकिल। तीसरा होता है आपका ETC। बोलो ये एटसेट्रा कैसे लगा दिया भैया, एटसेट्रा नहीं है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं आपके, ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल एंड ETC। अब इन तीनों के मदद से हम अपना क्या करते हैं, ये ATP क्यों फॉर्म कर देते हैं, ATP बना देते हैं, है ना। अब ये तीनों में से सवाल ये उठता है कि भैया ये तो समझ में आ गया कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये तीनों कुछ ना कुछ काम करेंगे, वहाँ से अपना काम हो जाएगा, है ना। पहली प्रोसेस क्या है वही हमें पढ़ना है डिटेल में, इन डिटेल करेंगे हर एक टॉपिक को। अब सवाल ये उठता है एनाएरोबिक में क्या होता है, क्या एनाएरोबिक में भी सेम होता है? अगर सेम होता है तो ऑक्सीजन की कमी कौन पूरी करता है ना। इसके ऊपर हमें बात करनी है। चलो बात करें आगे। ठीक है, एक्चुअली जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि उससे पहले ना आपको यार थोड़ा सा आइडिया ले लो। जैसे ये रहा ग्लाइकोलिसिस, जी से डिनोट कर देते हैं, क्रैब साइकिल एंड थर्ड इज व्हाट, ETC। ये 3 स्टेप थे हमारे। इसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इसके लिए भी होती है। एक्चुअली इस वाले जो ये थर्ड प्रोसेस है ना, ये सेकंड प्रोसेस के बिना अधूरा है, सेकंड के बिना थर्ड हो ही नहीं सकता। अभी जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा। तो क्या ये फिर ये दोनों स्टेप ये वाला करता है क्या? नहीं करता। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस वाला प्रोडक्ट, मतलब ये वाला यूज करता है, स्टेप यूज करता है, वहीं पे इसका काम खत्म, है ना। अब इसके अंदर देखो होता क्या क्या, बेसिक आइडिया समझो, एकदम बेसिक। ठीक है, जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर पता बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है, ATP निकलता है, FADH2 निकलता है। ये सिर्फ ग्लाइकोलिसिस का नहीं बता रहे, हम ओवरऑल बता रहे हैं। ठीक है, FADH2 हो गया, NADH2 हो गया, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। अब बोलो ठीक है भैया ATP तो समझ में आ गया, FADH2 NADH2 क्या होता है? इसका आइडिया आपको थोड़ा थोड़ा फोटोसिंथेसिस में मिला था ना। FADH2 क्या होता है, NADH2 क्या होता है, इनमें आपका अगर बताएं तो होता क्या है कि ये जो क्रैब साइकिल और जो ETC है ना, इन दोनों साइकिल के अंदर ये वाले प्रोडक्ट जाते हैं इसके, और प्रोडक्ट जाते ही ये क्रैब साइकिल है इनमें से एनर्जी खींच लेता है सारी। मीन्स होता क्या है, NADH2 की मदद से हम लोग ATP बनाने वाले हैं, और वो ATP बनाएगा कौन, क्रैब साइकिल। और FADH2 कौन, मतलब इन दोनों से FADH2 NADH2 दोनों का यूज कौन करेगा, ये करेगा क्रैब साइकिल। अब जो इसके बाय प्रोडक्ट होंगे उनका यूज करेगा ETC, और हम भर भर के एनर्जी बना लेंगे अपनी। इसमें भी कुछ ना कुछ ATP मिलेगी हमें, इससे भी कुछ ना कुछ ATP मिलेगी, इसमें भी कुछ ना कुछ हमें ATP मिलेगी, बट थोड़े थोड़े बाय प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। अब जो बाय प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं ना, जो बाय प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनका यूज करके हम दोबारा ATP बना लेंगे, उनका यूज करके ATP बना लेंगे। लेकिन जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं ना, उनके लिए ये टोटल वेस्ट है, टोटल वेस्ट, क्योंकि उनके अंदर तो भैया क्रैब साइकिल और ETC होते ही नहीं।
क्या क्रैब साइकिल ईटीसी होते हैं उनके अंदर? नहीं ना। अब जब होते ही नहीं है, क्यों नहीं होते पता है? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की डिमांड आ गई, और एनारोबिक तो होता ही वो है जिसमें ऑक्सीजन ना हो। तो और इसके अंदर एनारोबिक के अंदर ये दोनों प्रोसेस होते ही नहीं है, मीन्स सिर्फ यहीं से एटीपी बनता है। तभी आपने पढ़ा था कि जो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये बहुत कम एटीपी बनाता है, बट नॉर्मली ह्यूमंस में एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है 38 एटीपी। एक ग्लूकोज इज इक्वल टू व्हाट? 38 एटीपी। एक ग्लाइकोलिसिस नियर ग्लूकोज है, ठीक है। देखो 1 ग्लूकोज, लेकिन किस में? एरोबिक में। बट एनारोबिक में क्या होता है? 1 ग्लूकोज 2 एटीपी बनाता है। 1 ग्लूकोज इज इक्वल टू व्हाट? 2 एटीपी। क्लियर हुआ? तो यही कुछ हमें इसमें पढ़ना है। अब इस बेसिक में ये और आइडिया दे देते कि ये प्रोसेस कहां कहां होते हैं, है ना। ऊपर ऊपर से आइडिया ले लेते हैं पूरा कि इसमें क्या क्या होता है। तो आपको ये समझ में आ गया एनारोबिक रेस्पिरेशन में कहां कहां होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है भैया? उसमें बस एक ग्लूकोज है जो 2 एटीपी दे देता है आपको। और एरोबिक क्या होता है? जिसमें एक ग्लूकोज आपको 38 एटीपी दे देता है, बात खत्म, है ना। सिंपल है ना। चलो आगे बात करते हैं। अब हमें डील करना है अपना एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ, ठीक है। चलो देखो, अब एरोबिक रेस्पिरेशन का अगर बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें आती हैं। एक तो प्लांट आते हैं, एक एनिमल आते हैं। आप लोग अपना अपना नाम लिख लो, सारे के सारे तो एनिमल ही हैं, है ना। देखो अब प्लांट के अंदर क्या होता है, हम लोग थोड़ा जूम खेलेंगे। देखो ये रही लीफ, ऐसी होती है ना लीफ, ऐसी होती है। इधर से पार्ट को उठा के जूम कर लो, तो यहाँ पे आपको पता है इसके अंदर मीजोफिल सेल्स होते हैं। लीफ के अंदर होते हैं कि नहीं होते मीजोफिल सेल? जैसे यहाँ पे यार ये लो, खुश, ऐसा बहुत सारे मीजोफिल सेल होते हैं इसके अंदर। अब ये मीजोफिल सेल में क्या होता है भैया? आप लोग मान के क्या चलो कि यहाँ पे आपका ये मस्त वाला क्या बनाऊं, चलो 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 ये लो, ठीक, ये लो डबल मेम्ब्रेन भी बना दी। ये आपका क्या है मस्त सा जो दिख रहा है आपको, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा क्या है? ये हमने बना दिया अपना क्लोरोप्लास्ट। अब बोलो भैया ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? बोल रहे हैं भैया लगा लो पहले, फोटोसिंथेसिस का लेक्चर कर लो पहले, तभी इन सब बेसिक मतलब का क्लियर होगा सारे चीज़ों का मतलब। ये सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप ये डिटेल में पढ़ के आ चुके हो, जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। इस एक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? बोलो बोलो, थैलाकॉइड। थैलाकॉइड कहते हैं ना। जो ये पूरी सीरीज है, इस पूरी सीरीज को हम कहते हैं व्हाट? ग्रैनम। GRANUM, ग्रैनम, ठीक है। और इसके चारों तरफ एक लेयर लपेट मतलब जो होती है, ये किस चीज की होती है? इसके अंदर क्या क्या भरा हुआ होता है? क्या होता है? रेयर क्लोरोफिल। अब तो हम पढ़ के आ चुके हैं कि बहुत सारी तरीके के पिगमेंट होते हैं, आप सिर्फ क्लोरोफिल कैसे बोल सकते हो? ज़ैंथोफिल भी होता है, कैरोटीनॉइड भी होता है ना। लेकिन देखा था ना आपने, क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता था, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट को कंट्रोल करता था ना, तो इसीलिए मोस्टली क्लोरोफिल लिखा जाता है ना। अब क्लोरोप्लास्ट, ग्रैनम एंड क्लोरोफिल, ये 3 चीज़ें हो गई। और हाँ एक चीज़ और रह गई, इसका जो ये लिक्विड वाला पार्ट होता है, फ्लूइड वाला पार्ट होता है, दिस इज व्हाट? बोलो बोलो, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो बताओ भैया? कोई नहीं ना। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे
ग्लूकोज बनने का प्रोसेस हमारा खत्म हो गया था। C3 पाथवे पढ़ा था, इसके अंदर पढ़ा था ना, कैल्विन साइकिल भी पढ़ा था। इसमें क्या क्या हुआ था और हमने इसमें मॉडिफिकेशंस भी देखे थे अपने। जैसे कि कोई प्लांट है, जैसे डिजर्ट प्लांट है, अब वो ज़्यादा प्लांट पानी लूज नहीं कर सकता था, उसके लिए हमने कुछ पढ़ा था, C4 पाथवे पढ़े थे, बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे ना। तो वही सारे मेथड की वजह से यहाँ पे हमें आउटपुट में क्या मिल जाता था। आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट इज ग्लूकोज। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, ये ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल भगते हुए जाता है, ग्लाइकोलिसिस होता है। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस, ये स्टेप तो याद कर लो। फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलिसिस। दूसरा क्रेब्स साइकिल, जो कि इसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। उसके बाद क्या होता है, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारा काम हो गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दूसरा वाला स्टेप हमारा होता है जो कि एनारोबिक के अंदर नहीं होता। उसके बाद क्या होगा, जो ये यहां से जो इसके बाय प्रोडक्ट है ना, ये जाते हैं इसकी आउटर लेयर पे, और आउटर लेयर पे एक प्रोसेस होता है, आउटर लेयर पे एक प्रोसेस होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, बोलो एक ही तो बचा है, ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और फाइनली इन तीनों का यूज करके हम अपनी एनर्जी बना लेते हैं। ऐसा कुछ होता है पूरे प्लांट के अंदर। रिलेट कर पा रहे हो ना पूरा कि क्या क्या होता है इसमें। अब इसमें बात करें भैया एनिमल में क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, एक बात बताओ, यहां पे क्या हमारा ये फोटोसिंथेसिस वाला काम चल रहा था, इसको अगर छोड़ देना तो माइटोकॉन्ड्रिया तो ह्यूमन के भी अंदर होता है, ह्यूमन बोले तो एनिमल, हर एनिमल सेल के अंदर होता है। अब जब इन सब के अंदर होता है तो होगा क्या, इसके अंदर भी ये सारे प्रोसेस होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो देखो एनिमल के अंदर भी सेम काम होते हैं, तीनों स्टेप यही होते हैं भैया, ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रेब्स साइकिल होता है, एंड तीसरा ETC होता है। ह्यूमन के अंदर भी या कोई भी एनिमल के अंदर ये तीनों के तीनों प्रोसेस होते हैं, आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल एंड ETC। तीनों होते कहां पे पता चल गया, ग्लाइकोलिसिस कहां होता है, मतलब यहां पे बीच में होता है, जहां से मैं, हाँ इसका एक बात बता दे, एक बात है यहां से आपको इसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। पायरुवेट 10 मतलब तो बहुत पढ़ के आए थे, पायरुवेट फॉर्म होता है, पायरुवेट फॉर्म होता है। क्या आज तक सोचा पायरुवेट होता क्या है, व्हाट इज पायरुवेट, नहीं पढ़ा है ना, तो इन्हीं के बारे में हमें बात करना है ना। और इसी ब्रेकडाउन को हम लोग एक और नाम दे देते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखो क्या होता है यार ये बैकग्राउंड नॉइज क्या करें इसका, हाँ सुबह सुबह भी कुत्ते देख लो, हाँ नहीं करने देते हैं, मतलब तू 3 बजे भी ये कर रहे हैं काम। चलो छोड़ो, हम लोग बात कर रहे थे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में यार 2 टाइप के हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, एक मिलता है हमें अल्कोहल, एक मिलता है एमिनो एसिड। एक अल्कोहल, एक मिलता है एमिनो एसिड, ठीक है। और ये आप कंफर्म करके बताओ कि एमिनो एसिड वाला क्या होता है, और ये होता भी है या नहीं होता, ये भी आपको चेक करना है एक बार, ठीक है। क्या मैंने गलत तो नहीं लिख दिया है ना, एक बार चेक करके जरूर बताना। अब उसके बाद बात करते हैं कि इसका सेंस समझो हमने क्या लिखा है। अगर हमें बाय प्रोडक्ट में अल्कोहल मिल रहा है, लास्ट प्रोडक्ट अपना, तो हम बोलेंगे उसको कि ये हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। और ये एमिनो एसिड नहीं होता, इसके कौन सा एसिड होता है सोच के बताना आप लोग, कौन सा होता है, एमिनो, लैक्टिक, कौन सा होता है बोलो बोलो, कमेंट करना इसका, ठीक है। अब नहीं तो जब हम डिटेल पढ़ेंगे ना इसका, बताएंगे ग्लाइकोलिसिस, तब हम आपका क्लियर कर देंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में कि ग्लाइकोलिसिस में क्या क्या होता है। तो क्लियर हो गया, जो भी बाय प्रोडक्ट होते हैं इनके बेसिस पे हमें भी डिसाइड कर दिया है। और ये रेस्पिरेशन जो है सेल के अंदर होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज व्हाट, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है भैया, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आई थिंक बेसिक तुम लोगों ने पूरा रिवाइंड कर लिया होगा कि क्या होता है, कहाँ पे होता है ना। जो आप लोग 10th में पढ़ के आए थे, ये सारी वही चीज़ें हैं,
उसके बाद अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में ग्लाइकोलिसिस शुरू करेंगे और उससे अगले में क्रेब्स साइकिल, फिर एक ईटीसी करेंगे। उसके बाद 1-2 टॉपिक और है, मतलब 3-4 लेक्चर में अपना पूरा का पूरा चैप्टर पैक हो जाएगा। क्लियर? हाँ, तो होपफुली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके ग्लाइकोलिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।